Hello everyone, I'm Dr. Ramandeep Kaur, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट वरदान हॉस्पिटल जालंधर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे कपल्स जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हमसे रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई ट्विन्स इन आईवीएफ ट्रीटमेंट, और कैन इट बी पॉसिबल फॉर द ट्विन्स, और इसमें क्या सक्सेस रेट है, और कौन सी ऐसा कैटेगरी ऑफ कपल्स है जो कि हाई रिस्क में फॉल करते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब में आज आपको इस डिस्कशन में देने वाली हूँ, और अपनी तरफ से ये मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ट्विन्स क्यों होते हैं और इसके क्या चांसेस हैं ट्विन्स होने के ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी कपल जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके पास सबसे पहले ये सवाल होता है कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स में या दूर के रिश्तेदारों ने आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाया और उनको ट्विन्स हुए हैं, जोड़े बच्चे पैदा हुए हैं। तो बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं कुछ जो कि ट्विन्स नहीं चाहते हैं बट हो जाते हैं, और वो उनको कुछ एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ट्विन्स इज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो लेट्स स्टार्ट। ट्विन्स में क्यों ट्विन्स होते हैं, इसकी क्या चांसेस हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जब हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इसमें होता क्या, आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्शन एआरटी, जिसमें हम बाहर से फीमेल के एग्स बनाते हैं, उनको निकालते हैं और स्पर्म के साथ फ्यूज करके जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसको बच्चेदानी में रखते हैं। अब जैसे कि हमने कहा, ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है, सारा कुछ हमारे हाथ में हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि वो लेडी के जो एम्ब्रियो, जो उस कपल के एम्ब्रियो बने हैं, वो कौन सी ग्रेड्स के बने हैं, कैसे बने हैं। अब कपल हमारे पास आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो कि हम आर्टिफिशियल इसमें सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा भ्रूण रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि दो से ज़्यादा भी रखते हैं इसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए। बट कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जो कि कपल्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएं, और नहीं तो दो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है। समटाइम्स क्या होता है कि दो के दो, जब जिन्होंने तीन रखे होते हैं, चार भी रखे होते हैं, सारे इम्प्लांट होके आगे सक्सेस रेट आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि सिंगल एम्ब्रियो ही ग्रो करता है, बाकी के नहीं करते हैं। इस सब चीज़ों की वजह से अब जो होता है कि हम, कोई कपल हमारे पास आते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिनका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक होता है और वो ट्विन्स कैरी नहीं करना चाहते, तो उन कपल्स को फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएं। तो उसके हिसाब से हम उसको सक्सेस रेट भी समझा देते हैं। बट समटाइम्स कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि वो ट्विन्स ही लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम दो या तीन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जो ट्विन्स होने की परसेंटेज होती है, जो सक्सेस होता है, वो 30 to 40% तक होता है कि उनको ट्विन्स होंगे। अब ट्विन इटसेल्फ है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जैसे कि हम अगर स्टार्ट करें ट्राइमेस्टर वाइज, ट्विन्स में होता क्या है कि अर्ली ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट 12 वीक्स में ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विन्स वाले पेशेंट्स में ब्लीडिंग होने के। तो इन दैट केस हमें उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है फॉर ब्लीडिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और इन्हीं ट्विन्स के केस में जैसे क्या होता है कि एक बॉडी की हैबिट होती है, जैसे यूट्रस में नेचुरली भगवान की तरफ से जो होता है, सिंगल बेबी ऑप्ट करने की कैपेसिटी होती है यूट्रस में। बट जब उसमें ट्विन्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको हॉर्मोन्स भी ज़्यादा चाहिए, उनको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो इन दैट केस हमें कुछ प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, कुछ इंजेक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं पेशेंट्स को। अदर थिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए भी हाई रिस्क कंसिडर करे जाते हैं, कि थोड़े क्रिटिकल होते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स जैसे कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल आना शुरू हो जाता है, तो उसी तरह आफ्टर 12 वीक्स प्रेगनेंसी सेफ होती है, तो ट्विंस के केसेस में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस केस में हम फिर जो ट्विंस वाली प्रेगनेंसी होती है उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा क्लोज वॉच करते हैं कि वो सही चले। तो एक तो ब्लीडिंग के चांसेस हो गए ज़्यादा, दूसरा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सपोर्टिव मेडिसिन हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। और फिर हम उसको 12 वीक्स पे जब उनका NT-MB स्कैन होता है, तब उसकी सर्वाइकल जो लेंथ होती है उसको असेस करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है।
तो उसी देन अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को क्या करते हैं, स्टिच एडवाइस करते हैं। स्टिच इज ए पैलेटिव काइंड ऑफ केयर। ये नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को रोक के रखेंगे, लेकिन यस, अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कि उनके पहले प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है, उनका बेबी 4 और 5 मंथ्स पे अपने आप एक्सपेल कर चुके हैं, तो वो जो पेशेंट होते हैं वो एग्जैक्टली कैंडिडेट होते हैं स्टिच के लिए। तो हम सर्वाइकल लेंथ को असेस करके पेशेंट को स्टिच के लिए एडवाइस करते हैं कि उनको स्टिच लगना चाहिए। और ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेशेंट को हमें थोड़ा अर्ली विजिट देने होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। देखा जाए तो सक्सेसफुल सिंगल प्रेगनेंसी या टर्म हर डॉक्टर चाहता है, बट जब लेकिन ट्विन्स हो जाते हैं तो इसको हम हाई रिस्क कंसिडर करके पेशेंट को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को देन मैनेज करते हैं। और ट्विन्स केसेस में क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही पेशेंट को वॉमिटिंग्स की कंप्लेन भी ज़्यादा होती है। पेशेंट वॉमिटिंग ज़्यादा कंप्लेन करता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग के लिए। अब अगर हम आगे चलते हैं, जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, यूट्रस पे प्रेशर बढ़ने लग जाता है और सर्विक्स पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, तो जो लेटली कॉम्प्लिकेशन आती है ट्विन्स में, जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के चांसेस भी पेशेंट में बढ़ने लग जाते हैं। अगर पेशेंट आपका एज 37-40 से अबव है, तो उस पेशेंट्स को थोड़ा हमें ज़्यादा क्लोज वॉच करना होता है और उसको हाई रिस्क कैटेगरी में तो पोल कर ही देते हैं हम लोग। देन फिर अगर हम 22 और 23 वीक्स ऑनवर्ड 24 तक हम देखा जाए तो पेशेंट का हम जीटीटी करवाते हैं। ट्विन्स में एक और कॉम्प्लिकेशन बड़ी कॉमन होती है जिसको कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। और इन इसीलिए जब ये भी एक तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि डिटेक्ट करी जा सकती है अर्ली लेवल पे। एंड समटाइम क्या होता है, ट्विन्स में डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ आने लग जाती है कि एक बेबी ज़्यादा ग्रो कर जाता है और एक बेबी थोड़ा पीछे रह जाता है। इसी हिसाब से अगर हम देखते हुए आगे जब बढ़ते हैं, 18 वीक्स पे लेवल 2 स्कैन हो गया, जीटीटी का टेस्ट हो गया, देन फर्दर आगे जाते हुए जब पेशेंट 28 वीक्स पे पहुंच जाता है तो हम उसे फर्स्ट डोज ऑफ स्टेरॉइड्स के दे सकते हैं, जो कि टोटल 2 डोजेज होती हैं 24 आवर्स के डिफरेंस के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो बच्चे के लंग्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। देन अगर उसमें क्या होता है कि अगर हमें अर्ली डिलीवरी करनी पड़ जाती है तो बेबी को सांस लेने की दिक्कत नहीं आती। और जो महंगे वाला टीका जैसे कि सर्फेक्टेंट बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास लगता है, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो 28 वीक्स जो होती है वो हमारी एक होती है कि फर्स्ट लेवल होता है कि यहाँ तक पहुंचे, लेकिन जो ट्विन्स होते हैं वो हम 34, 35, 36 वीक्स तक भी ले जा सकते हैं इजीली। तो फिर नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, 32 वीक्स पे पेशेंट को देखा जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तो हम प्रेगनेंसी को आगे लेके जाते हैं 34, देन 36 एंड 37 वीक्स। एंड ट्विंस मोस्टली 36-37 वीक्स तक हम प्लान डिलीवरी करके डिलीवर कर ही देते हैं। जो पेशेंट होते हैं ट्विंस वाले, इनका मोस्टली सिजेरियन करा जाता है अगर इलेक्टिवली बात करें। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट घर से ही लेबर पेन के साथ आते हैं। अगर उस केस में दोनों बच्चों के सर ऊपर नीचे की तरफ ही हैं, बच्चे सीधे रास्ते पे ही हैं और बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, तो हम डिलीवरी जिसके के बहुत कम चांसेस होते हैं। अदरवाइज ट्विन के केसेस में हम इलेक्टिव सिजेरियन ही प्लान करते हैं, सो दैट के बेबीज भी ठीक रहे और मदर भी ठीक रहे। देन आगे फर्दर अगर बात करें, जैसे कि हमने अगर सिंगल प्रेगनेंसी की बात करते हैं, अगर 3 kg और 3.5 kg का बेबी डिलीवर होता है, जब भी हेल्दी बेबी होता है जिसको कि हमें नर्सरी में नीकू में भेजने की जरूरत नहीं होती है, बेबी डायरेक्टली अपने घर जा सकता है आफ्टर पोस्ट ऑफ केयर के बाद मदर के साथ घर जा सकते हैं, तो उन बेबीज को फिर देन नीकू में भेजने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर जैसे कि हमने देखा जाए कि यूट्रस की कैपेसिटी होती है, ट्विन केसेस में क्या होता है कि अगर दोनों बेबी 2 kg और 2 kg के हैं तो हम उन्हें हेल्दी कंसिडर करते हैं। तो एज मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्विन बेबी है उनकी मेच्योरिटी थोड़ी अर्ली हो जाती है, क्योंकि बेबी ऑलमोस्ट 2-2 kg के अगर हो जाते हैं 35-36 वीक्स पे, तो वो हेल्दी बेबी कंसिडर करे जाते हैं, तो उनको नीकू में भेजने की जरूरत नहीं होती है। अब जब हमने अगर पोस्ट ऑफ केयर की बात करें, जैसे कि ट्विंस के केसेस में यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड होता है, मदर को भी डिफिकल्टी होती है इन ड्यूरिंग एंटीपार्टनर पीरियड्स में, एएनसी में, तो इन केसेस में क्या होता है पीपीएच के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो हमें पेशेंट को थोड़ा क्लोज मॉनिटरिंग के लिए अपने पास रखना पड़ता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस सेम होती है पेशेंट की, देन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि अगर सिंगल बेबी डिलीवर हुआ है, ट्विन बेबी डिलीवर हुआ है, सीएस से हुआ है, नॉर्मल से हुआ है, देन पोस्ट ऑफ केयर एक्सेप्ट पीपीएच देन सेम होती है, पेशेंट को कोई ज़्यादा खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। तो यहाँ तक हमारा सफ़र यही था बताने का कि हाँ, ट्विंस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने होते हैं, वो किस लिए, क्योंकि सक्सेस रेट के लिए करने होते हैं, और समटाइम्स पेशेंट जो होते हैं ऑन डिमांड करते हैं,
तो ये हमारे हाथ में भी नहीं होता कि दो के दो एम्ब्रियो ही ग्रो कर जाएंगे या एक एम्ब्रियो ग्रो करेगा। तो यहाँ तक मेरी ये वीडियो आप बनाने का आप तक आपके सवालों का होपफुली सारे आंसर्स जा चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे सेंटर पे आके हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू आंसर यू फॉर योर ऑल क्वेरीज एंड जो भी आपने पूछना है। एंड इट्स नेवर बीन टू लेट। तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए और अपना इस ख्वाब को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।